नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना हो, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड की, बैंकों की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सिंह। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने और अपने कंपटीटर्स से मुकाबला करने के लिए बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए के लोन पर बातचीत कर रहा है। कौन इस लोन कंसोर्टियम को लीड करेगा, कैसे मिलेगा लोन का टेन्योर क्या होगा और क्या इस लोन से वीआई के दिन बदलेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ऐप की। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में एक बड़े साइबर क्राइम का खुलासा हुआ है, जहां एक हैकर ने आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड के ऐप को हैक करके 435 कस्टमर्स के डिजिटल गोल्ड बेच दिए। कितने करोड़ की ठगी हुई, लोगों को धोखाधड़ी का पता कैसे चला, जिनका डिजिटल गोल्ड बेच दिया गया उनका क्या होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे चीन की एक और नापाक हरकत की। पाकिस्तान का दोस्त चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोक रखी है। अब उसने भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भी रोक दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो दूसरे देशों को इनका एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या चाहता है चीन? भारत कितने प्रतिशत स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स चीन से मंगवाता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। वीआई के शेयरों में आज भी तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो वीआई के शेयरों में 14 से 15% की तेजी आई। इस तेजी के पीछे की कहानी यह है कि कंपनी करीब 25,000 करोड़ का कर्ज जुटाने की तैयारी में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी बैंकों के साथ बातचीत कर रही है ताकि नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों से कंपीट किया जाए, यानी मुकाबला किया जाए। सर, पहले भी वोडाफोन आइडिया जो है कर्ज जुटाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बैंकों ने इनकी स्थिति देखी और आनाकानी कर रहे थे लगातार लंबे समय से। अब किस बैंक से इनको लोन मिलेगा सर? नहीं, देखिए, वोडाफोन आइडिया को अब एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्शियम से जो 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बातचीत चल रही है जी। और माना जा रहा है कि अगर ये कर्ज मिल जाता है वोडाफोन आइडिया को तो एक बार फिर से उसका कारोबार पटरी पे लौट सकता है। और वो ऐसे वक्त पे ये सारी, देखिए, पिछले कुछ वक्त से लगातार वोडाफोन आइडिया को लेके जो गहमा गहमी न्यूज़ साइकिल में लगातार वोडाफोन आइडिया बनी हुई है। और अभी बिल्कुल हाल में खबर आई थी, अपने पहले डिस्कस किया था जी, मनी सेंट्रल में सर, बिल्कुल कि सरकार किस तरह से सरकार जो है वो कई तरह के ऑप्शंस पे विचार कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को बचाया कैसे जा सकता है। लेकिन उसमें एक क्रूशियल मामला इस बात का था कि कंपनी जो केपेक्स करना चाहती, जो 50-55 हज़ार करोड़ का केपेक्स प्लान है, उसमें उसको क्या 25,000 करोड़ रुपए, 22 से 25,000 करोड़ रुपए की बात थी कि वो क्या कर्ज के तौर पे बैंक उसको लोन देंगे या नहीं देंगे। अब उसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन आइडिया को मिलने का रास्ता साफ होता हुआ विशाल दिखाई दे रहा है। सर, तो क्या इससे इनकी जो परेशानी है, जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उससे उस समय तक मुझे ऑपरेशन चलाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, चला नहीं पाएंगे कंपनी को, और एक तरफ सरकार कह रही है कि डुओपोली मैं नहीं चाहता हूँ, सिर्फ रिलायंस और भारती की जो मौजूदगी है, आपको भी रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी हम इसको मदद कर रहे हैं। 84,000 करोड़ के आसपास का ईजीआर वाला भी मामला जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मनी सेंट्रल में। इन दोनों कहानियों को कैसे जोड़कर देखा जाए सर? क्या रिवाइवल मुश्किल है या हो सकता है सर? नहीं, देखिए, रिवाइवल कंपनी का बड़े तौर पे टिका हुआ है। जो 25,000 करोड़ का कर्ज मिल रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन असली कहानी अभी, और या कहें कि पूरी की पूरी जो वोडाफोन आइडिया की किस्मत और तकदीर जो है वो इस वक्त सरकार के हाथ में है। सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, वही डिसीसिव होगा कंपनी के सर्वाइवल या कंपनी के डूबने को लेके। अब जैसी खबरें आ रही हैं कि सरकार साफ तौर पे ये कह रही है कि हम इस सेक्टर में डुओपोली नहीं चाहते, 2 कंपनियों का राज नहीं चाहते। कस्टमर्स के हित के लिए भी ये उचित होगा कि 3 कंपनियां कम से कम इस मार्केट में
सरवाइव करें, मुकाबला करें आपस में। ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को एक कुछ राहत एक्सटेंड करेगी? क्या जो दी जाने वाली वोडाफोन आइडिया को जो पैसा चुकाना है उसको बिल्कुल नॉमिनल कर दिया जाएगा, 1000-1500 करोड़ रुपए सालाना का? कुल मिला के बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई सब्सटेंशियल अगर राहत का ऐलान आया अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ वक्त में, और वोडाफोन आइडिया को ये 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज अगर बैंक देने को राजी हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ इंडियन मार्केट में ऑपरेट करती हुई दिखाई दे सकती है। जी सर, इस कहानी में कंसोर्टियम शब्द है सर, ये सुनने को बार बार मिल रहा है। वो मामला क्या है सर? कई बैंक, वो एक अकेला इसमें ही नहीं है, वो अलग अलग उसमें बहुत सारी कंपनियों को, बैंकों का कंसोर्शियम एक साथ आता है। मतलब उसका ये है कि एक बैंक उसमें लीड बैंक होता है, बाकी बैंक और मिलते हैं, कई सारे बैंक मिलके किसी एक कंपनी को जब कर्ज देते हैं तो उसको एक तरह से कंसोर्शियम कहा जाता है। वो उसमें वोडाफोन आइडिया के मामले में एसबीआई की अगुवाई में लीड कर रहा है, कई सारे बैंक और होंगे, 3-4 बैंक और होंगे जो मिलकर, कोई मान लीजिए 5,000 करोड़ देगा, कोई 3,000 करोड़ देगा। लेकिन इससे फायदा क्या होता है प्रवीण सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या रिस्क जो है एक बैंक पे नहीं रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क एक बैंक पे नहीं रहेगा। और जो कंपनी है, जो जिसको कर्ज मिल रहा, उसको भी फ़ायदा हो जाता है कि एक ही जगह से आपको बैंकों ने एक ग्रुप बनाया और उसके जरिए आपको लोन दे दिया। जी, तो जी रिस्क इस बात का है कि एसबीआई की अगुवाई में बाकी बैंक भी कहीं फंस तो नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एक और प्रश्न भी है प्रवीण सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया को ऑलरेडी भी कई बैंकों ने मिलकर इनको जो है कर्ज दिया है। क्या ये देखना होगा कि वही बैंक इस लिस्ट में भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो लोन बुक है उसमें इनका जो काला अध्याय है वो तो लिखा हुआ है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये रिपेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद फिर से उनको लोन देना, ये बहुत चिंता वाली बात है। असली एक इसमें पेच और है, सिर्फ और सिर्फ बैंकों के कर्ज और सरकारी राहत के बूते क्या कंपनी को चलाया जाना मुमकिन है? मसलन अब देखिए, 3 बड़े वोडाफोन आइडिया में स्टेक होल्डर हैं जी। सबसे बड़ी हो गई सरकार 49%, फिर आपका वोडाफोन पीएलसी जो ब्रिटेन की है, और उसके बाद आपकी आदित्य बिड़ला जो भारत की है। ये 3 हैं। क्या सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश कर दी, स्टेक ले लिया 49% और 36,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 36,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की का जो रकम है वो एक तरह से सरकार ने कहा कि ठीक है, इसके बदले आप मुझे इक्विटी दे दीजिए। लेकिन क्या वोडाफोन पीएलसी और क्या आदित्य बिड़ला अपनी तरफ से कैपिटल डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। दोनों ग्रुप डीप पॉकेटेड ग्रुप हैं, दोनों के पास अच्छी खासी पूंजी है। ये कंपनियां वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जी, मतलब प्रमोटर्स क्यों नहीं पैसा कंपनी में लगा रहे हैं? जी, क्या उनका पैसा नहीं आना चाहिए? वोडाफोन को लगाना चाहिए पैसा, 10-15 हज़ार करोड़ रुपए वोडाफोन लगाए, उतना ही सारा भार जो है वो मुझे लग रहा है कि सरकार पर डाल दिया गया है कि आप जिस तरह से 22.6% से इक्विटी को बढ़ाकर 49 किया, 84,000 करोड़ का वाला मामला है, उसको भी अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंपनी के प्रमोटरों को ये लगता है कि चूंकि सरकार के लिए एक मजबूरी इस बात की है कि टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियां कम से कम रहें, या 2 कंपनियों की डुओपोली सरकार नहीं चाहती है, ऐसे में सरकार की मजबूरी है कि वो खुद ही कंपनी को बचाएगी। जी, तो हम पैसा अपना क्यों लगाएं? लेकिन बहुत बड़ा दाव आप, एक बार जब टर्न अराउंड कंपनी कर जाएगी उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, आपसे लगातार चर्चा होती है सर, तो आप ये भी कहते हैं कि सरकार के पास भी मजबूरी है विशाल, इसलिए कि मेजॉरिटी शेयरहोल्डर। क्या मजबूरी सरकार की क्या कंपनियों को समझ में आ गई है? एग्जैक्टली सर, वोडाफोन आइडिया को कि सरकार के पास ऑप्शन कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ डे, आज नहीं तो कल सरकार को अपनी पूंजी बचाने के लिए, बैंक जो इन्वॉल्व है पहले से जिनका कर्ज है, उस सबको बचाने के लिए सरकार को कंपनी को बचाना पड़ेगा। क्या ये बात कंपनी को समझ में नहीं आ रही है? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर खाने भी हो सकता है कि हों। जी, और दूसरी बात ये है सर कि इस मजबूरी के कारण दूसरे प्लेयर्स को फ़ायदा मिलेगा या नहीं, या फिर वो भी चिल्लाने लगे हैं कि भाई आपने पार्शियलिटी किया है। मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज पर।
वहाँ देखिए, अगर सरकार जो एजीआर के ड्यूज़ हैं उस पे अगर सरकार कोई एक फ़ैसला लेती है तो वो फ़ैसला दोनों कंपनियों, जो बकाया दोनों कंपनियां हैं, उनके लिए भी पॉलिसी के तौर पर आपको उसको लागू करना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया को एक एक्सेप्शन जी। के तौर पर आप नहीं नहीं रखा रख सकते। जी। इक्विटी कन्वर्जन में सरकार ने एक अपवाद का सहारा लिया कि आपकी ठीक है, आपकी इक्विटी को कन्वर्ट कर दिया, और वो चीज़ सरकार के गले की हड्डी भी बनी, क्योंकि उसमें फिर एयरटेल सामने आके खड़ी हो गई कि आपको भले हम कराएं या ना कराएं इक्विटी कन्वर्जन, लेकिन आपको हमको ये ऑप्शन सरकार को देना होगा कि अगर आप चाहें तो हम आपकी जो बकाया है उसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। जी। तो ये मांग तो शुरू हो गई है। भारतीय एयरटेल की हम लोगों ने चर्चा भी की थी सर कि व्हाइट गुड्स को लेने, हायर कंपनी को, वो उसमें कुछ हाँ, वो अपना stake अलग लेने के लिए। प्लान है। अब आप टेलीकॉम कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक जी। मैन्युफैक्चरर और उस धंधे में कूदना चाहते हैं, वो भारत की तमाम कंपनियां ये कर रहे हैं, और एक मौका भी इस तरह का आया है जी। चीन का, जी। जिसमें कि अवसर दिखाई दे रहा है। जो कंपनियां जिस धंधे में नहीं है, मान लीजिए JSW ने कारें नहीं बनाई कभी, लेकिन उसने MG के साथ करार किया। स्टेक ले लिया, और अब JSW उसकी पार्टनर है और कारें बेच रही है भारत में। तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे ऐसे धंधों में अब आ रही हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए। तो जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस, उनकी भी चल रही है कि वो भी AC, TV, फ्रिज, कूलर, इस तरह के बिजनेसेस में आने का उनका भी प्लान है। कल तो रिटेल के बाद उनकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। उन्होंने कह दिया था कि सबसे बड़ा रिस्क जो मेरे जीवन का है वो जियो की लॉन्चिंग को लेकर है, और उनके धंधे को भी अगर हम लोग समझ पाए सर तो पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनरी, उसके बाद रिटेल, और अब तो टेलीकम्युनिकेशन पर तो एकदम टूट पड़े हैं। 47 करोड़ से अधिक उनके पास कस्टमर्स हैं। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़ा लीड करते हुए दिख रहे हैं 47 करोड़ के आसपास। वर्लपूल का बिजनेस लेने की भी तो Exactly, उसमें स्टेक लेने की जो बात आ रही है, तो वो अब आप जो फ्रिज और आपके AC ऐसी जो चीज़ें बनाती वर्लपूल, तो वहाँ भी आने की, तो बहुत सारे अब भारत के कारोबारी ऐसे हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो उनके कोर बिजनेसेस हैं नहीं। जी। एक अंतिम सवाल सर, VI के शेयरों को लेकर, लेकिन आप उस पर आप टिप्पणी कर चुके रहते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटी अगर उसका फंडामेंटल बता पाएं, अगर कुछ पॉजिटिव खबर आएगी सर तो वहां भी मैं इसलिए सवाल पूछता हूं सर कि बहुत सारे करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो VI के शेयर में फंस चुके हैं। तो अगर कुछ पॉजिटिव खबर आती है तो वहां भी कुछ हलचल देखने को मिल सकता है या नहीं, मैं यही समझना चाहता हूं आपसे। ऑब्वियस बात है, अगर सरकार की तरफ से देखिए कोई पॉलिसी डिसीजन होता है, सरकार अगर इस बात का फैसला करती है कि ठीक है, आप एक मान लीजिए 6 साल में जो AGR का बकाया चुकाना है, उसको आप 10 साल, 20 साल, 100 साल उसको अगर आप 20 साल कर दीजिए तो एक बड़ी राहत हो गई कंपनी के लिए। वो ये चीज़ बताएगी, इस तरह का कोई भी फैसला, कि सरकार चाहती है कि कंपनी इस बिजनेस में टिके। इससे ये भी एक तरह से तय हो जाएगा कि कंपनी कम से कम अगले 20 साल तक बनी है इस मार्केट में। तो सरकार का कोई भी फैसला अहम होगा। अगर कर्ज जुटाने में कंपनी सफल रहती है तो अहम होगा। तो ऐसे फैक्टर्स हैं, वो दिख भी रहा है सर, चार्ट्स पे दिख भी रहा है। अगर पिछले 5 दिन के अगर मैं ग्राफ देखूं तो 14 से 15% वोडाफोन की पूरी कहानी सरकारी पॉलिसी पे, सरकारी फैसले पे टिकी हुई, कंपनी के खुद के कामकाज के ऊपर कम टिकी हुई है। और ये चाह रहे हैं कि हम नए नए नेटवर्क्स को रोल आउट करें, 5G को और कंपनी एक्सपैंड अपने करें। तरफ से लगी हुई है। जी जी, लेकिन देखना होगा क्या तस्वीर जो है सामने आती हुई दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में एक बड़े साइबर क्राइम का खुलासा हुआ है, जहां एक हैकर ने आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड के ऐप को हैक करके 100-200 नहीं बल्कि 435 कस्टमर्स के डिजिटल गोल्ड को बेच दिया। कहा जा रहा है कि इससे 1.95 यानी 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई। हैकर ने कंपनी के सर्वर और ऐप के बीच चल रहे API को निशाना बनाया है और सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मामला तब सामने आया जब कई कस्टमर्स ने कॉल सेंटर पर शिकायत की कि उनके डिजिटल गोल्ड को उनकी जानकारी और उनके अप्रूवल के बिना बेच दिया गया। तब जाकर कंपनी के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट हेड ने मुंबई पुलिस की सेंट्रल रीजन साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कहा जा रहा है कि हैकर ने तो OTP सिस्टम को भी बाईपास कर दिया, उसको इनएक्टिव कर दिया, पूरा खेल किया है वो। ये बिल्कुल ये जो कहानी है, और ये जो डिजिटल फ्रॉड या साइबर सिक्योरिटी को लेके जो फिक्र है उसको बढ़ाने वाली एक खबर है। ये बताती है कि आप जो डिजिटल, आप समझिए कि मान लीजिए मेरे पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, सारा कुछ अब मोबाइल से चल रहा है, सब खरीद फरोख्त सब कुछ आपके मोबाइल उसकी बुनियाद है।
अब ये बताता है कि अगर मान लीजिए मेरा, इसको अगर हम एक्सटेंड करके देखें इस कहानी को, कि मान लीजिए मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, अब वही हैक हो जाए, या स्टॉक पोर्टफोलियो है वो हैक हो जाए, आपके में 10-5 लाख रुपए पड़े हैं और वो हैक होके आपका कोई आपके खाते में नहीं आया पैसा और दूसरे के खाते में चला गया। भाई डिजिटल गोल्ड जो खरीदा गया होगा वो भी किसी खाते से लिंक्ड होगा, कि जब आप बेचेंगे तो इसका पैसा जो निकलेगा वो आपके इसी खाते में जाएगा। जो खाते जिस तरह से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिंक्ड रहते हैं, खाते लिंक होते हैं कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है उसी पे आपका पैसा जाएगा, वो वहाँ न जाके और हैकर के खाते में चला गया। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी या जो हमारा जो डिजिटल इंफ्रा है उसमें मौजूद खामियों को ये बताता है। दूसरा ये सतर्कता को भी बताता है कि आखिर आम आदमी अब किस तरह से खुद का या अपना बचाव करे। सर हाल फिलहाल में एक और खबर आई थी, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही उस अधिकारी का नाम ले रहा हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर थी, उसको पता था कि इस व्यक्ति के पास मोटा जो है एफडी अमाउंट जो है वो अकाउंट में है। उसने चुपचाप 5 साल 10 साल तक ये कामकाज चलता रहा, उस एफडी को लिक्विडेट कराया, उस पैसे को निकाला और बिना ओटीपी के उसमें भी, वहाँ भी जो कस्टमर्स के रिलेटिव्स का जो नंबर था या उनके नंबर्स होंगे कस्टमर्स के, उसके जगह पर अपने रिलेटिव्स का नंबर डाल दिया, फीड कर दिया, एफडी को ब्रेक किया, पैसा निकाला, उसको शेयर बाजार में लगा दिया। और सोचिए कि शेयर बाजार में लगा देंगे, वो 1 का 100 हो जाएगा, उसके बाद वो पैसा ला के फिर एफडी कर देंगे और पैसा मैं रानी बन जाऊंगी, बाद में पकड़ा गई फ्रॉड। तो सर किस तरह से बैंकों में भी स्थिति है, गोल्ड लोन आदमी खरीदी, मान लीजिए 1 लाख के आसपास सोना चल रहा है सर, आदमी समझे कि चलिए 10 रुपये का, मुकेश अंबानी साहब तो 10 रुपये का भी डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, 10 रुपये का, 500 रुपये का, 5000 का आदमी खरीद ले, सेफ रखे, कहीं सेफ नहीं है सर, सेफ हेवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल ये बात सच है। और देखिए बैंकों में अब जो एक जो बैंक के फ्रॉड का है, तो आप फिजिकल या तो अपना एफडी रखते हैं कि मान लीजिए बैंक सेफ़ है, तो बैंक भी सेफ़ नहीं है, और आपका जो डिजिटली आपने ख़रीदा हुआ डिजिटल गोल्ड ख़रीदा है या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी सेफ़ नहीं है। आपके पास जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि आप ऊंचा रिटर्न, आपको साल भर में पैसा डबल या 6 महीने में ही पैसा डबल, और आप यहाँ हम आपको टिप्स देंगे। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि अब आपके पास जो एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ आ रही हैं, बड़े बड़े एंकर्स के, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनके डीप फेक वीडियोज़ लगातार रील्स में आ रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि हम हर सुबह 9 बजे या 10 बजे आपको बताएंगे कि किस शेयर में पैसा बनेगा सर। और लोग इसमें, आप समझिए कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं सकते, वो इतने एक्चुअल या असली लगते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। सरकार मोबाइल पे मैसेज भेज रही, सब कुछ कर रही, लेकिन समस्या का निदान होता हुआ दिख नहीं रहा। सर अब तो अमिताभ बच्चन साहब भी अब बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज से ही कहा गया था कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर हम लोग किसी को फ़ोन करते थे तो पहले वो बाकायदा वो 10 सेकंड 20 सेकंड के आसपास वो चलता था, जब उनको आगाह किया जाता था कि भाई आप ऐसे बचें, जज के कॉल आते हों, पुलिस के कॉल आते हों, सीबीआई के कॉल आते हों। अब वो भी बंद हो गया सर। अब तो दिक्कत जो है वो तो बढ़ने वाली। लोग हालांकि इसको लेकर मीम्स बनाते हुए दिखे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे डिजिटल, ये जो गोल्ड का जो मामला जिसमें फ्रॉड हुआ, भले 2 करोड़ का फ्रॉड है, लेकिन ये सिस्टम की उस खामी को उजागर करता है कि जो ये बताता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक कॉमन कंज्यूमर के हाथ में इस बात की कमान ही नहीं है कि वो ये देख सके। और कई मामलों में ऐसा हुआ कि आप देखेंगे तो आपके खाते में पैसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली आपके खाते में पैसा नहीं है। वो पैसा कहीं राउंड ट्रिपिंग में लगा हुआ, कहीं शेयर मार्केट में लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ। आप सोचेंगे मैंने खाता चेक किया, ओके मेरे खाते में पैसा है, लेकिन पैसा है नहीं, उसका कोई और यूज़ कर रहा है। क्रिप्टो के मामले में ये हुआ था। आप 2-3 साल पहले अगर जाएंगे तो इस तरह की फ्रॉड और इस तरह के फर्जीवाड़े हमने क्रिप्टो में बहुत होते हुए देखे। और अब वो घूम फिर के चीज़ें आपके खाते, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके डिजिटल गोल्ड जो भी वो हैं उसमें होने लगे। और इसको लेके व्यापक, खास तौर पे आरबीआई ने बार बार कहा है कि बैंकों को अपने जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं या डिजिटल जो नेटवर्क है उसको मजबूत करना होगा, इंफ्रा को उसको तगड़ा करना पड़ेगा, एक जो है वो फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। जी। लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन सर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि हमारे और आपके लिए जो आम, मुझे लगता है जिस तरह की लोगों को तो सतर्क होना ही होना है। कहीं पे भी पैसा, आप किसी की भी टिप्स, किसी की भी जो राय आ रही है, जो रीलों के जरिए, वीडियोस के जरिए, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जो घूम रही हैं, वहाँ आपको बहुत सतर्क होना है। कम से कम पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना है। पैसा एक बार हाथ से गया तो फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाता है।
जो एजेंसियां भी हैं, अब जिस तरह का फ्रॉड हुआ उसमें किस हैकर के पास कहाँ गया, भारत है पैसा या भारत के बाहर है, आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देश के बाहर पैसा चला गया, अब आप उसको कैसे लेके आएंगे। सर बैंकों वाला भी जो फ्रॉड होता है, माफ़ कीजिएगा, बैंक हमसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जब बैंक के पास आप जाएंगे कि देखिए मेरे साथ जो OTP वाला फ्रॉड हुआ है उसके पैसे की रिकवरी के लिए, तो बैंक कहता है कि आपने तो स्वेच्छा से OTP दिया भाई, उसमें मैं क्या करूं, मैं आपका पैसा क्यों रिफंड कराऊं। नहीं, हालांकि सरकार ने बहुत सारे बनाए हैं तरीके साइबर ऑम्बड्समैन और ये वो, हाँ, उसमें उसके जरिए आप साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत कर सकते हैं। चीज़ों को मजबूत भी किया जा रहा है और लार्ज स्केल पे सरकार उस चीज़ को कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिस्टम में लूप होल्स और गड़बड़ियाँ अभी जारी हैं। और ये मैं एक बात और बताऊंगा आपको, ये दुनिया भर में चल रहा है और रुकने वाला भी नहीं है। इसका मतलब सर जो पुरानी कहावत थी कि जो चोर है जो पुलिस से आगे ही चल रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने हाल में रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर दुनिया भर की जो चिंता है वो बढ़ा दी थी। अब चीन ने एक और नापाक हरकत की है जिसकी जद में फिलहाल सिर्फ भारत आता हुआ दिख रहा है। चीन ने भारत को फलों, सब्जियों समेत कैश क्रॉप्स की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की शिपमेंट रोक दी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये रोक पिछले 2 महीनों से लगी हुई है। सर, चीन भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों को ये जो फर्टिलाइजर्स है वो क्यों दे रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या इंडिया पाक वार की वजह से ये नाराज़ हैं क्या कि मेरे दोस्त को आपने हमला क्यों किया? नहीं, देखिए, कह नहीं सकते कि चीन की आखिर में चाल क्या है, लेकिन हो सकता है कि प्रेशर पॉइंट चीन टेस्ट कर रहा है अपने। उसमें पहला उसने कदम उठाया रेयर अर्थ मैग्नेट का, दुनिया भर को शिकार बनाया और भारत भी उसमें जद में आया लंबे चौड़े तौर पे, और अभी भी वो जो समस्या है वो पूरी तरह से हल नहीं हुई है जी। लेकिन ये समस्या जो है ये और ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो स्पेशलिटी जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो 80% इंडिया चीन से इंपोर्ट करता है। दूसरी चीज़, लगभग 1.5 लाख टन जो है वो अगले 6 महीने, यानी हर साल जून से दिसंबर के बीच में सिर्फ 6 महीने में 1.5 लाख टन से ज़्यादा स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स जरूरी पड़ता है देश के किसानों के लिए। चर्चा में आप आगे चलिएगा सर, लेकिन उसके पहले मेरे पास कुछ आंकड़े हैं स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स में क्या क्या शामिल है, ये मैं कुछ आंकड़े दे देता हूं। उसमें देखिए, पानी में घुलने वाले जो हैं फर्टिलाइजर जिसको WSF के नाम से कहा जाता है वो शामिल है। लिक्विड फर्टिलाइजर, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। जी। फिर CRF है सर, कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर। SRF है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। फिर कहा जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स है, फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स है, नैनो फर्टिलाइजर्स है, बायोस्टिमुलेंट्स हैं, ऑर्गेनिक्स हैं, वैल्यू एडेड एंड इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स इसमें शामिल हैं। अब इनका काम क्या है? तो ये तो कहा जा रहा है कि फसल की पैदावार यानी क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाना, सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखना, या अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको सुधार करना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। जैसा कि आप बता रहे हैं 80% हमारी ज़रूरत का चीज़ चीन से आ रहा है। API वाला भी सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा सर। एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के मामले में भी हम चीन पे ही निर्भर हैं। अब दूसरा डाटा आ गया, तीसरा डाटा था सर रेयर अर्थ मैग्नेट वाला। पूरी की पूरी जो है सर, पूरा सिस्टम चीन पे रिलाई, ये चीन पे रिलाई कर रहे हैं ये। और उससे बड़ी बात ये है कि ऑटो सेक्टर तो चलिए खुद को फिर भी संभाल लेगा, दूसरी जगह से सप्लाई आ जाएंगी। हो सकता है जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, जैसा कि EV कंपनियां कह रही हैं, कुछ ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम रेयर अर्थ मैग्नेट के इस्तेमाल के बिना अपने प्रोडक्ट बना के या गाड़ियां बनाने की कोशिश करें, तो वो ऑटो सेक्टर भी कर सकता है कहीं और से सब। लेकिन भारत के किसानों के लिए जो आफत है ये बहुत बड़ी आफत है। अगर चीन इसको 2 महीने से बंद करे है, और आप समझिए कि ऐसे वक्त पर ये पूरी चीज़ें हो रही हैं जबकि मॉनसून का ऑनसेट है, यानी मॉनसून देश में अच्छी उसमें है, और IMD का जो अनुमान है कि नॉर्मल से बेहतर मॉनसून रहेगा। अच्छे मॉनसून पे टिका हुआ है हमारा पूरा महंगाई का जो साइकिल है वो। RBI सरकार लगातार इस बात को लेके उम्मीद उनको है कि इस बार कम से कम इस साल महंगाई हमको परेशान नहीं करने वाली, फूड वेजिटेबल की महंगाई। अभी भी सर 3% से नीचे आ गई है। 3% के नीचे महंगाई, या आगे भी कम स्तर पे रहने की ही बात है। जी सर। अब अगर देखिए इसका लिंक ऐसे जुड़ता है कि अच्छे मॉनसून के बावजूद, कम महंगाई के होने की उम्मीद के बावजूद, चीन की ये चाल देश के पूरे खेल को खराब कर सकती है। जी। खास तौर पे किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा हो सकता है, सरकार के लिए सिरदर्द पैदा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में जून से लेके और दिसंबर तक आप
खरीफ की फसल अभी पहले देखेंगे, उसके बाद रबी की फसल देखेंगे जो अगले साल मार्च में या अप्रैल तक जब गेहूं की कटाई होती है तब तक की फसल जो होती है। तो 2 क्रॉप्स पूरी की पूरी आपकी चीन की जद में है और 80% आपका इंपोर्ट अगर चीन पे टिका हुआ तो आप समझिए कि हमारे किसानों के लिए मुश्किल कितनी बड़ी होगी, देश के लिए मुश्किल कितनी बड़ी है, या पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। प्रवीण सर, अगला सवाल मेरा आपसे, लगातार हम लोग भारत, अमेरिका और चीन की महंगाई को लेकर हम लोग बात करते हैं। यहाँ कहते हैं आप कि यहाँ की स्थिति ठीक है विशाल, 3% से नीचे है। अमेरिका जो है हाइपर इन्फ्लेशन की जद में है। चाइना को लेकर आप कहते हैं कि डीफ्लेशन है। तो सर क्या चाइना हमारे ये आंकड़े को देखकर चल रहा है क्या? नहीं, चीन दरअसल टेस्ट कर रहा है। पहले उसने रेयर अर्थ मैग्नेट में इस चीज़ को टेस्ट किया और यही बात है, जब देखो कोविड के टाइम से इस चीज़ के सवाल उठ रहे थे कि चाइना के ऊपर पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी है अलग अलग चीज़ों को लेके, वो पूरी दुनिया के लिए एक आफत बन सकती है। और अब चीन धीरे धीरे उन चीज़ों को अपना जो नेगोशिएटिंग टूल, हाँ, उसका इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम बिना लड़ाई लड़े भी किस तरह के स्टेप उठा सकते हैं। अब फर्टिलाइज़र से पूरे देश की खेती किसानी पर इम्पैक्ट पड़ना तय है और चीन नहीं भेज रहा बिना किसी ऑफिशियल रीजन के। कोई ऑफिशियल चीन की तरफ से रीजन नहीं, ना कोई ऑफिशियल चीन की तरफ से पाबंदी है, बस वो भेज नहीं रहा। सरकार की तरफ से वहाँ से किसी तरह का अप्रूवल नहीं मिल रहा। अब ना बैन है ना सामान आ रहा है, अब आप उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। आप सिर्फ कह सकते हैं कि इसको जल्दी भेजा जाए। सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूँ सर, वाई इंडिया? वो अमेरिका के साथ भी कर सकता है? इंडिया के साथ अब हालिया मामला तो पाकिस्तान के साथ जो वो हुआ, युद्ध हुआ, उसमें चीन के जो आपका डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको लेके बड़ी भद्द सी पिटी चीन की कि ये तो बेकार साबित हो रहे हैं। तो चीन हो सकता है उस वजह से दूसरे प्रेशर पॉइंट्स पे वो कर रहा है। आखिरकार चीन के साथ सीमाएं हैं। भारत ने चीन की कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से थोड़ा खुद को पीछे रोक रखा है, बहुत सारी कंपनियों को। चीन को दूसरी तरफ से ये लग रहा होगा जो टैरिफ की मार मुझ पे पड़ रही है अमेरिका की तरफ से, उसका फ़ायदा भारत ना उठा ले। तो वहाँ पे वो एक तरह का एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, आप इधर गेन करना चाह रहे हैं, हम यहाँ आपको वो कर देंगे। तो चीन एक तरह से समझौते की टेबल पे हो सकता है। और अभी हाल में ही, बिल्कुल कल या परसों की बात है, जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनकी चीन के फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी के साथ मुलाकात हुई है चाइना में, बीजिंग में। वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही सर कि ये जो खबरें आ रही हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। चीन मल्टीपल लेवल पे काम करता है असल में। नहीं सर, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पिछले बार भी हम लोग मनी सेंट्रल में डिस्कस किए थे, सियाम की गोपनीय चिट्ठी, कहा गया कि फटाफट इसको तुरंत क्लियर कराइए। किस मामले में लेकर? तो वो रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, मेटल्स को लेकर। फिर अभी कहा जा रहा है कि 2 महीने से भाई वहाँ से आ नहीं रही है शिपमेंट और अब आ रही है बात। तो मतलब क्या हम लोग भी क्या कुछ, हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग दूसरे देशों से भी आयात करने पर विचार कर रहे हैं इस फर्टिलाइजर्स को लेकर, लेकिन वाई आर वी सो लेट? अब ये देखिए, जो चाहे API की बात है, चाहे आपका जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की बात है, हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की। और भारत अकेला उसमें गुनहगार नहीं है, मतलब जिसने नहीं किया, पूरी दुनिया रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए परेशान हो गई इस वक्त। तो दुनिया ने कोविड के बावजूद इन चीज़ों पे अपना काम नहीं किया चीज़ों को। अमेरिका के पास रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या भारत के पास जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो दुनिया के तमाम देशों ने उनको प्रोड्यूस ही नहीं किया कि चीन से मिल तो रहा है, चीन दुनिया का सप्लाई हब बना रहा, दुनिया ने कहा ठीक है आ तो रहा है। अपनी कैपेसिटीज़ डेवलप नहीं करने का नतीजा ये है। अब आप सडनली चीन के भरोसे बैठे हुए हो। ये चीज़ें अगर पहले से तैयार होती कि नहीं ठीक है 80% नहीं, चीन के बास्केट से हम लेंगे 50% या 40%, 10-20% कहीं से लेंगे, तो आपका भले एक जगह से रुक जाए लेकिन दूसरी जगह से आप सप्लाई फिर बढ़ा भी सकते हो। सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा कि देखिए इंडिया US ट्रेड डील में भी सबसे बड़ा अड़चन इसी को लेकर है, एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडिया एग्रीगेरियन सोसाइटी है, 60% की हमारी आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र की है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का खबर आना सर कि 80% हम लोग जो हैं आप पे डिपेंडेंट हैं, और वो अब इस तरह से जो
उधर पेंच कर नहीं, रहा ये है। देश के पूरे कम से कम अब मान लीजिए अगले 2-1 महीने 3 महीने में भी अगर रिस्टोर होती है सप्लाई, तो देश के पूरे जो क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल। है, जो पूरा क्रॉप आउटपुट है, उसके लिए एक बड़ा ये समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अगर किसानों को खाद ही नहीं मिलेगी तो आप समझिए कि यील्ड कितनी कम हो सकती है। जी, अलग लेवल की अल्टीमेटली खादों के जरिए ही तो प्रोडक्शन निकल रहा है अलग ज़्यादा, क्योंकि देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो Exactly, भी sir. इसी चीज़ पे टिकी हुई है। अलग लेवल के क्राइसिस की हम लोग शुरुआत करते हुए देख सकते हैं अगर ये मामला सुलझा नहीं तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।